नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम एक बेहद एनर्जेटिक और पावरफुल मोटिवेशनल स्पीच को डिकोड करने जा रहे हैं। इसे आप सिर्फ एक स्पीच मत मानिए, बल्कि ये लाइफ के फलसफे पर एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मास्टर क्लास है। मतलब सफलता क्या है, संघर्ष कैसे झेलें और समाज के प्रति हमारी असली जिम्मेदारी क्या बनती है, इन सब पर आज हम गहराई से बात करेंगे। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस पूरे विचार को 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत होगी हमारी खुद की सोच से, यानी सिर्फ प्लानिंग करने के बजाय एक्शन लेने पर। फिर हम देखेंगे कि आलोचनाओं को कैसे हैंडल करना है, मुश्किल वक्त में अपना हुनर कैसे खोजना है, ईमानदारी की असली ताकत क्या है, और सबसे आखिर में बात करेंगे एक बहुत ही बड़े विषय पर, समाज और राष्ट्र निर्माण। तो चलिए सबसे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं। ये है हमारे अंदर की चिंगारी, यानी लंबी चौड़ी प्लानिंग से कहीं ज्यादा जरूरी है एक्शन लेना। देखिए, हम सब कभी ना कभी परफेक्शन के जाल में फंस जाते हैं। सोचते हैं कि जब सब कुछ 100% परफेक्ट होगा तभी काम शुरू करेंगे। लेकिन इस स्पीच में बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी गई है कि परफेक्शन सिर्फ एक धोखा है। किसी भी काम के लिए 6 महीने तक बैठकर एक परफेक्ट प्लान बनाने से कहीं बेहतर है कि बस शुरुआत कर दी जाए, क्योंकि अनुभव हमेशा काम करने से आता है। जरा सोचिए, क्या जमीन से कभी सीधा एक विशाल पेड़ निकलता है? बिल्कुल नहीं। शुरुआत तो हमेशा एक छोटे से पौधे से ही होती है। इसलिए पहला कदम लेना सबसे जरूरी है, चाहे वो कितना भी अधूरा या कच्चा क्यों ना लगे। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार और गहरी बात कही गई है। अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है ना? एकदम सटीक बात। असल में जीवन में मिलने वाली असफलताएं और जो रास्ते में हमें ठोकरें लगती हैं, वही असली ज्ञान देती हैं। अगर कोई आपसे कहे कि वो बिना कोई गलती किए, बिना गिरे सीधा सफल हो गया, तो समझ लीजिए वो सच्चाई से कोसों दूर है। हम जितनी बार गिरते हैं, जितनी चोटें खाते हैं, असल में हम उतने ही समझदार और मैच्योर होते जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पिलर की तरफ। ये है असफलता और आलोचना से निपटना। मतलब बाहर से आने वाले दबाव के लिए अपनी एक ढाल तैयार करना। जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं, आलोचना होती है और प्रेशर तो आता ही है। लेकिन इसे देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए? इसे एक फिल्म की तरह सोचिए। किसी भी फिल्म में जो सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग रोल होता है, वो किसे दिया जाता है? हमेशा सबसे बेहतरीन एक्टर को, राइट? बस जीवन भी ऐसा ही है। अगर आपके रास्ते में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ रही हैं, तो घबराने के बजाय खुश हो जाइए, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि ऊपर वाला सबसे काबिल इंसान की ही कठिन परीक्षा ले रहा है। अगर सफर बहुत आसान लग रहा है, तो हो सकता है मंजिल ही गलत हो। आलोचनाओं को हैंडल करने का एक और बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। इमेजिन कीजिए, कुत्तों की एक रेस हो रही है और उसमें एक शेर को बांध दिया गया, लेकिन शेर अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने दौड़ने से ही मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका लॉजिक बहुत क्लियर था। अगर वो इस रेस में दौड़कर जीत भी गया, तो भी जीतने के बाद वो कुत्तों की रेस का ही विनर कहलाएगा। तो सीख ये है कि हमें बिना वजह की आलोचनाओं और छोटे लेवल के कंपटीशन में अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अपना लेवल पहचानिए। अब ये वाला कंपैरिजन मुझे पर्सनली बहुत दिलचस्प लगा। आज के डिजिटल जमाने में जहां हर कोई मोबाइल लेकर ज्ञान बांट रहा है, आलोचकों को हैंडल करना बिल्कुल चेहरे के पिंपल्स को हैंडल करने जैसा है। सोचिए, अगर आप पिंपल को बार बार छेड़ेंगे तो क्या होगा? पूरा चेहरा खराब हो जाएगा ना? हमारी इमेज भी वैसी ही है। अगर हर आलोचक को जवाब देने बैठेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें इग्नोर कर दें, बिना छुए छोड़ दें, तो कुछ ही दिनों में वो अपने आप गायब हो जाते हैं। सच में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। चलिए अब तीसरे पिलर पर आते हैं, जो है संकट में अपनी असली प्रतिभा को खोजना। कहते हैं ना कि जब इंसान की पीठ दीवार से लग जाती है, जब कोई रास्ता नहीं बचता, तब असली टैलेंट बाहर आता है। यहाँ वक्ता ने अपनी खुद की कहानी शेयर की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उनके सामने भयंकर आर्थिक संकट आया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही काम पकड़ा जो उन्हें उस वक्त सबसे अच्छे से आता था, और वो था वेल्डिंग का काम। वहाँ काम किया, लोगों की खरी खोटी भी सुनी, लेकिन फिर दोस्तों ने सलाह दी कि तुम्हें पढ़ाने का काम ट्राई करना चाहिए। उन्होंने शुरुआत की, आलोचनाओं से सीखा, खुद को बेहतर किया और फाइनली अपना असली रास्ता तलाश लिया। ये दिखाता है कि कई बार एक बहुत बड़ा संकट ही हमारी छिपी हुई काबिलियत को बाहर निकालने का काम करता है। इसी सफर में चाणक्य नीति का एक बहुत ही फेमस और असरदार रूपक आता है, जंगल के पेड़ों का। आपने ध्यान दिया होगा कि जंगल में जो पेड़ बिल्कुल सीधे होते हैं, लकड़हारे सबसे पहले उन्हें ही काटते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वो लंबे समय तक बचे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बुरा इंसान बनना है, बल्कि ये हमारे व्यवहार के संतुलन के बारे में है।
किसी भी काम की शुरुआत हमेशा विनम्रता से यानी प्यार से करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शुरुआत में विनम्र हैं तो ज़रूरत पड़ने पर सख्त होने का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। लेकिन अगर आप पहले दिन से ही सख्त रवैया अपना लेंगे तो फिर नरमी बरतने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे पिलर पर, जो मेरे हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकल है, ईमानदारी की ताकत और हमारी वर्क एथिक्स। ईमानदारी सिर्फ सच बोलने तक सीमित नहीं है, इसे तो हमारे रोज के काम में दिखना चाहिए। इसे एक दिहाड़ी मजदूर की कहानी से समझिए, जिसे लॉकडाउन में कोई काम नहीं मिल रहा था। उसे किसी ने एक कमाल की सलाह दी। उसने बस अपने टाइम मैनेजमेंट में कुछ छोटे छोटे बदलाव किए। वो रोज सुबह तय वक्त से 15 मिनट पहले काम पर पहुंच जाता, 5 मिनट पहले ही काम शुरू कर देता, लंच पर तब जाता जब बाकी सब जा चुके होते यानी 1 मिनट बाद, और शाम को छुट्टी के वक्त 5 मिनट एक्स्ट्रा रुकता। देखने में ये बस कुछ मिनटों का हेरफेर है, लेकिन इस छोटी सी ईमानदारी ने मार्केट में उसकी ऐसी इमेज बना दी कि लोग उसे खास तौर पर ढूंढकर काम पर बुलाने लगे। और इसी वर्क एथिक्स से जुड़ी एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी भी यहाँ शेयर की गई है। जो लोग बिजनेस चलाते हैं या जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो असल में क्या हैं? वो ऊपर वाले और ज़रूरतमंदों के बीच बस एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहे हैं। जैसे कोई भी बड़ी कंपनी सीधे ग्राहक को सामान नहीं बेचती, वो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल वैसे ही ऊपर वाला भी इन बिजनेसमैन के जरिए हजारों गरीब परिवारों का घर चलाता है। अगर कोई बिजनेसमैन बेईमानी करता है या गरीबों का हक मारता है तो वो इस एथिकल सप्लाई चेन को तोड़ रहा है। और जब डिस्ट्रीब्यूटर गड़बड़ करता है तो कंपनी क्या करती है? वो उस डिस्ट्रीब्यूटर को ही बदल देती है। बहुत ही पावरफुल बात है ये। अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम पिलर की तरफ बढ़ते हैं, व्यक्तिगत सफलता से आगे बढ़कर समाज और राष्ट्र के निर्माण के बारे में सोचना। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश की सूरत बदलने में कितना वक्त लग सकता है? सिर्फ 10 साल। जी हां, इस चर्चा में यह दावा किया गया है कि अगर हम सिर्फ एक बदलाव ले आएं तो महज 1 दशक के अंदर हमारा देश पूरी तरह से बदल जाएगा। और वो बदलाव है महिलाओं का सशक्तिकरण। जिस दिन इस देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगेंगी, उन्हें बराबर के मौके मिलेंगे, तो सिर्फ 10 सालों में पूरी दुनिया भारत की तरक्की देखकर हैरान रह जाएगी। महिलाओं के इसी सम्मान को दर्शाने के लिए वक्ता ने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही अनोखा और भावुक कर देने वाला किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के एक ही सीजन में उन्हें 7,000 से भी ज्यादा राखियां बांधी गईं। सोचिए, इतने सारे धागे कलाई पर बंध गए थे कि हाथों का ब्लड फ्लो चेक करने के लिए बाकायदा एक डॉक्टर को स्टैंड बाय पर रखना पड़ा था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि हमारे समाज में बेटियों और बहनों की कितनी अहमियत है। जो इंसान अपने घर की महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता, वो कभी भी एक मजबूत समाज या राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। अब आते हैं एक बहुत ही सीधे सवाल पर, जो अक्सर पूछा जाता है कि वक्ता का असली नाम आखिर है क्या? लेकिन मजे की बात यह है कि इसका जो जवाब दिया गया वो कोई आधार कार्ड या पहचान पत्र का नाम नहीं था, बल्कि ये जवाब हमें सीधे इतिहास के एक बहुत ही पावरफुल पन्ने पर ले जाता है। इस नाम वाले सवाल का जवाब देने के लिए जलियांवाला बाग के इतिहास का जिक्र किया गया है। 1919 में जब जनरल डायर ने बेगुनाह और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थीं, तब मरने वालों की कोई जाति या मजहब नहीं देखा गया था। सब हिंदुस्तानी थे। ठीक 21 साल बाद 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर उस गोलीबारी का बदला लिया। सोचने वाली बात यह है कि जब आज़ादी की लड़ाई के दौरान पूरा देश बिना किसी भेदभाव के एक साथ खड़ा था, तो 1947 में आज़ादी मिलने के बाद हमारी ये पहचान अचानक से कैसे बट गई? इसका सबसे करारा जवाब उधम सिंह ने खुद लंदन की अदालत में दिया था। लंदन की अदालत में जब उधम सिंह से उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही गर्व के साथ अपना नाम बताया था, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये भारत की आत्मा थी। वक्ता इस किस्से का इस्तेमाल ये समझाने के लिए करते हैं कि हम इंसानों ने भले ही खुद को अलग अलग धर्मों और जातियों में बांट लिया हो, लेकिन हमारी सबसे बड़ी और सबसे सच्ची पहचान इन सबसे बहुत ऊपर है। हमारी पहली और आखिरी पहचान बस यही है कि हम इस देश के नागरिक हैं। और इसी नागरिक और राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा रोल होता है शिक्षा का। किसी स्कूल या संस्थान की कामयाबी इस बात से तय नहीं होती कि उसकी इमारत कितनी शानदार है या वहाँ कितनी सुख सुविधाएं हैं। एक पुराना अनाज का गोदाम भी क्लासरूम बन सकता है। अगर वहाँ 250 बच्चे जमीन पर बैठकर भी पूरे लगन से पढ़ रहे हैं तो वो कोई कमी नहीं है। असली बात तो यह है कि वहाँ से निकलकर वो बच्चे कल को हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। शिक्षा शानदार इमारतों से नहीं, बल्कि टीचर के समर्पण से दी जाती है। और अब हम अपनी इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। जरा सोचिए,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर बीआर अंबेडकर जैसे महापुरुष। ये सब इस दुनिया में खाली हाथ आए जरूर थे, लेकिन वो खाली हाथ वापस नहीं गए। वो अपने पीछे महान विचार, बड़े बड़े सिद्धांत और एक पूरी की पूरी विरासत छोड़कर गए हैं। तो इस पूरी चर्चा से जो एक सबसे बड़ा और आखिरी सवाल हमारे सामने आता है, वो ये है कि इस राष्ट्र का कर्ज चुकाने के लिए, अपने समाज को एक बेहतर जगह बनाने के लिए हम और आप अपने पीछे कौन सी विरासत छोड़कर जाने वाले हैं। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।